जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक बड़े चुनौती के तौर पर केंद्र सरकार के सामने मोदी 3.0 के सामने खड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में वहां पर सेना और आतंकवादियों के बीच में कल रात में मुठभेड़ हुई। इस में एक सेना का अधिकारी और 3 जवान मारे गए। सेना को डोडा के देसा इलाके में, ये काफी जंगल का इलाका है, यहां पर आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सोमवार को राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष अभियान समूह एसओजी के जवानों ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा के जंगलों में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। लेकिन जंगल में छुपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जबरदस्त फायरिंग के बीच में यहां पर जो घना जंगल है उसकी वजह से वहां से बच के निकल गए। फिर सोमवार रात को 9 बजे के आसपास फिर से गोलाबारी हुई, जिसमें एक अधिकारी और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सेना ने पूरे इलाके को अब घेर लिया है, तलाशी अभियान जारी है और भी रीइंफोर्समेंट्स जो हैं वहां पर भेजे गए। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार सेना के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और जो जवानों की मौत हो रही है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। 7 दिन में 9 सेना के जवानों को खो दिया गया है। इसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है, अभी फिलहाल इलाके में क्या हाल है। और दूसरा एक बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि ये डोडा का जो देसा जंगल का इलाका है, ये एलओसी से काफ़ी दूर है। इतने अंदर कैसे आतंकवादी छुपकर हमला कर रहे हैं? देखिए, ये वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। जिस तरह से 1 हफ्ते के भीतर 2 आतंकी मुठभेड़ के दौरान पहले सेना के वाहन पर हमला होता है कठुआ में, जहां हमारे 5 जवान शहीद होते हैं, और डोडा में जिस तरह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुआ और उसमें हमारे 4 एक अफसर समेत शहीद हो जाते हैं। ये वाकई में चिंता वाली बात है, जिस तरह से आतंकी के साथ जो है एडवांटेज उनको मिल रहा है। लेकिन डोडा वाली घटना के बारे में आपको बताएं, यहाँ ये समझना होगा कि एक घने जंगल में पहाड़ी इलाका है। डोडा जो है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है और यहां पर आतंकी छुपे हुए थे, घने जंगल में छुपे हुए थे, पहाड़ी इलाका है। और वहां जब सुरक्षा बलों को खबर लगती है, सेना जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर लगती है, तो उसकी तलाशी अभियान में शुरू करती है। और जैसे दाखिल होती है, तो जैसे आप अंदर जब बैठे होते हैं, एक गुफा के अंदर छुपे होते हैं, तो आपको एडवांटेज होता है ये देखने की कि सामने से कौन आ रहा है, लेकिन बाहर का आदमी नहीं देख पाता है। और संभवतः यहीं पर जो है घात लगा के आतंकी बैठे हुए थे। उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया, सेना पर हमला किया, जिस वजह से सेना के जवान शहीद हो गए। इसके बाद लगातार जो है सेना घेराबंदी कर रही है, वहां पर जो है डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरह से लगातार आप कह सकते हैं कि कश्मीर से रीजन से लेकर जो है जम्मू रीजन में जो आतंकी घटनाएं जो शिफ्ट हो रहा है, चाहे राजौरी की बात करें, चाहे पुंछ की बात करें, कठुआ की बात करें, डोडा की बात करें, ये वाकई में चिंता वाली बात है। और ये जो दावा किया जा रहा था कि लगभग यहां से जम्मू इलाके से आतंकी की घटनाएं बिल्कुल खत्म हो गई, वो कम से कम ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब आतंकी जो घटनाएं हो रही है, वह जैश और लश्कर के नाम पर नहीं कर रहे आतंकी, बल्कि अपना नाम बदलकर छद्म नाम से, जैसे यहाँ जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में कश्मीर टाइगर्स जो है फोर्स के नाम से जो है जैश और आतंकी का जो एक कह सकते हैं कि छद्म नाम है लश्कर का, उसके आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये वाकई में चिंता वाली बात है। एक पूरी रणनीति को फिर से नए सिरे से समझने की जरूरत है। और शायद यही वजह कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की कि क्या यहाँ रणनीति अपनाया जाए ताकि हमारा जो इतना नुकसान हो रहा है कम से कम ना हो। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप यहाँ की घटना ले सकते हैं, चाहे केरल में घटनाएं ले सकते हैं, इसके पीछे के तार जो है सीमा पार से जुड़े हुए हैं। और लगातार पाकिस्तान ऐसे कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के माहौल को जो है बिगाड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन सुरक्षा बल और सेना बिल्कुल, उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत हाल में ये नापाक इरादों को सफल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस पूरी खबर पर जानकारी देते हुए। वहीं नीट पेपर लीक का जो केस है उसमें 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो पटना और हजारीबाग से उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
पटना से गिरफ्तार पंकज सिंह ने ट्रंक से पेपर चोरी किए हैं और जिसके बाद उन्होंने उसे लीक किया गया। पंकज सिंह उर्फ आदित्य सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है। हजारीबाग से गिरफ्तार राजू पर आरोप है कि उसने लीक पेपर को बांटा था। तो ये 2 और लोगों को अब सीबीआई ने इस पूरी जांच के तहत अरेस्ट किया है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सीबीआई लगातार इस पर जांच कर रही है। बिहार से अब 2 और गिरफ्तारी, कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कहां पहुंची है जांच? देखिए, बिल्कुल 2 अहम गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई हैं। पटना से पंकज उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया गया है और इस पर आरोप ये है कि ये ट्रंक से जो नीट के पेपर थे इसने ये पेपर चोरी किए थे और फिर इन पेपर्स को इसने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। वहीं हजारीबाग से राजू सिंह नाम के शख्स को पकड़ा है। राजू सिंह पर आरोप ये है कि वो जो चोरी किए हुए पेपर थे ये आगे लोगों को बांटता था। तो ये 2 अहम गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हुई हैं। सीबीआई अपनी एफआईआर में अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। जो पंकज उर्फ आदित्य है, इसने सिविल इंजीनियरिंग की है और सीबीआई के मुताबिक ये गिरफ्तारी जो पंकज की है वो काफी अहम है, क्योंकि ये बीच की एक अहम कड़ी है। तो इसे गिरफ्तार किया गया है और साथ में उसके साथी राजू को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई लगातार इस केस में गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक 13 लोग ऐसे हैं जो सीबीआई ने खुद गिरफ्तार किए हैं, जबकि 13 आरोपी ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस ने पकड़े थे, उनको भी सीबीआई ने रिमांड पर लिया है। तो कुल 26 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं सीबीआई के मुताबिक जो इस केस का किंगपिन है रॉकी, उसको भी सीबीआई ने कुछ दिन पहले पकड़ा था और रॉकी पर आरोप यह है कि वो व्हाट्सएप के जरिए और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए वो अलग अलग लोगों को पेपर भेज रहा था। तो इस तरह से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और सीबीआई ने अपनी तरफ से 13 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 13 आरोपी ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए थे। उनको सीबीआई ने फिलहाल रिमांड पर लिया है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार जहां पर सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहां पर वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता जितिन साहनी की दरभंगा में विरौल में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मुकेश साहनी के पैतृक घर में बदमाशों ने घुसकर उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला किया और घर में लोगों को उनका शव मिला। इस हत्या की जांच के लिए दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर जाकर सबूत जुटा रही है। मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या जो वहां पर सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लगातार आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के समय की जंगल राज की जो दुहाई देते हैं, उनके राज में क्या कानून व्यवस्था का यही उदाहरण देखने को मिल रहा है। मुझे जानकारी मिला है, मैं भी गाँव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ और शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है और बिहार में इसको लेकर, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं केसी त्यागी जी,
जो कल घटना घटी है इसको तो किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर पाएंगे आप लोग? किसी पार्टी के नेता ने या सरकार ने इसको डिफेंड नहीं किया है। सरकारी तौर पर भी इसकी निंदा की गई है, हमारे गठबंधन ने इसकी निंदा की है। श्री मुकेश सैनी जी हम लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं। उनके पिताश्री के साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार हरकत में आई है, उसने एसआईटी का गठन किया है और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी जो इसमें लिप्त लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। ये पहले वाली सरकार नहीं है जब गैंग ऑपरेट करते थे, सामूहिक हत्याकांड होते थे और अदालत में कोई गवाही देने भी नहीं जाता था। तो ये उस तरह का राज नहीं, ये कानून का राज है और जो भी है हुसोवर भी घी और शी में भी गिरफ्तार होंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन जब मुकेश साहनी के पिता सुरक्षित नहीं है त्यागी जी, तो फिर आम आदमी की क्या बात करेगा कोई? तो देश के दो प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं थे। ऐसी आइसोलेटेड घटना को पैमाना मान करके और समूचे समाज को हिंसक बताना ये उचित नहीं। देश के 2 प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं जिनकी हत्या हुई थी, उनसे अब तुलना कर रहे हैं इन घटनाओं? तुलना नहीं कर रहा, मैं आपके वक्तव्य का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग जंगल राज का आरोप लगाते थे और वो केवल इस घटना का जिक्र नहीं कर रहे। उनका कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव तो उस घटना का भी जिक्र नहीं कर रहे होंगे जब वो शिशुअवस्था में थे 1996 में, जब उनके पिताश्री सीबीआई को इग्नोर कर रहे थे तो अदालत को आदेश देने पड़े थे कि लालू यादव को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी भेजी जाए, जबकि आरजेडी का ही राज था। कम से कम इस तरह की अनहोनी घटनाएं आजकल नहीं होती हैं। तो क्या इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, इतना आश्वासन कम से कम आप देंगे? क्योंकि अभी तक हमलावर पकड़े नहीं। मैंने सरकार सक्रिय हो चुकी है, उसने एसआईटी का गठन किया है। जो भी कल्प्रिट है, नीतीश सरकार की जो डिक्लेरेशन है वो ये है कि बेगुनाह को फंसाया नहीं जाएगा, गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेगुनाह को फंसाया नहीं जाएगा, गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। केसी त्यागी का कहना है कि एसआईटी का गठन हुआ है और जल्द से जल्द गुनहगार पकड़े जाएंगे। लेकिन जंगल राज को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, केसी त्यागी का कहना है कि तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। पिछले 5 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने का मुद्दा हरियाणा सरकार पर इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को बॉर्डर को खोलने के निर्देश दिए थे। हरियाणा सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे हरियाणा में कानून व्यवस्था पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि इस पर उनकी बात मानी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने 22 जुलाई को इस पर सुनवाई का दिन तय किया है। आपको बता दें कि पंजाब के किसान फरवरी में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया था। हरियाणा में उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया था। इसके बाद किसानों ने वहीं पर डेरा जमा लिया था। 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है और इसका मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रास्ता खोलने के आदेश दिए थे। इसी के खिलाफ हरियाणा की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आपको ये भी याद दिला दें, हरियाणा में जल्द चुनाव है। इस फैसले का क्या किसानों पर कोई प्रतिकूल असर राजनीतिक तौर पर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगाई थी हरियाणा सरकार को, जब हरियाणा सरकार ने एक और मामले में ये कहा था कि वो शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार का काम सड़क चलाना है या सड़क बंद करना है। आप ट्रैफिक भी खोलिए, उसे नियंत्रित भी कीजिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे कोई हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा ने अब उस आदेश को चुनौती दे दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इस केस को आज मेंशन किया और कहा जल्द सुनवाई की जाए। सोमवार को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, यानी 22 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है। ये भी कहा गया कि करीब 500 आंदोलनकारी अभी भी बॉर्डर पर हैं और इससे हरियाणा, शंभू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, जबकि और आम लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता है। और राज्य सरकार की संविधान के तहत जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों के प्रॉपर्टी, जान माल की हिफाजत करे, कानून व्यवस्था बिगड़ने न दे।
तो इसलिए वो तुरंत हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 1 हफ्ते के भीतर इसे यातायात को वहाँ पर खोला जाए। इसको लेकर हरियाणा सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट के ये फैसला जो सही नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी और राज्य सरकार को तय करना चाहिए कि कानून व्यवस्था बनी रहे और उसके लिए इस हाईवे को अभी खोला नहीं जा सकता। स्थिति जब ठीक होगी तो राज्य सरकार खुद हाईवे को खोलने के लिए तैयार है। तो एक बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। ये तय होगा कि क्या शंभू बॉर्डर का जो सील इलाका है उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख नरम पड़ेगा या फिर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देगा।